नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास के एक अहम बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक दिन की। जी। एक ऐसा दिन जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जलियांवाला बाग नरसंहार, इसे अमृतसर नरसंहार भी कहते हैं। हाँ, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर। ये वो दिन था जब अमृतसर पंजाब में ये भयानक घटना हुई थी। बिल्कुल, मतलब सोचिए, एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, लोग निहत्थे थे और उन पर ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियां बरसा दी। हाँ, बिना किसी चेतावनी के। जी। सैकड़ों जाने गईं, हजारों लोग घायल हुए। ये ब्रिटिश राज का एक भयानक उदाहरण है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों हुआ, उस वक्त माहौल क्या था, क्या वजह थी जिन्होंने इस घटना को जन्म दिया और इसका असर क्या हुआ। तो चलिए इसको जरा खोलकर देखते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं उस समय के माहौल से। देखिए, पहला विश्व युद्ध अभी खत्म ही हुआ था। सही 1914 से 1918 तक चला था और भारत ने इसमें ब्रिटेन का भरपूर साथ दिया था। लाखों भारतीय सैनिक लड़े थे, देश के संसाधन लगे थे। बिल्कुल, लोगों में एक उम्मीद थी कि भाई हमने इतनी वफादारी दिखाई है तो युद्ध के बाद शायद कुछ अधिकार मिलेंगे, स्वशासन की तरफ कुछ बढ़त होगी। लेकिन हुआ क्या, मिला क्या? आर्थिक तंगी, महंगाई आसमान छू रही थी, भारी टैक्स लगा दिए गए थे और ऊपर से 1918 की वो भयानक इन्फ्लुएंजा महामारी जिसने लाखों जानें ले ली। इन सब मुश्किलों ने ना ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो गुस्सा पहले से पनप रहा था उसे और हवा दे दी। ये गुस्सा तो खैर 1857 के बाद से ही कहीं ना कहीं सुलग रहा था, खासकर बंगाल और पंजाब जैसे इलाकों में। वहाँ क्रांतिकारी गतिविधियां ज्यादा थी। जी। और 1915 में गदर पार्टी ने एक विद्रोह की कोशिश भी की थी, हालांकि उसे दबा दिया गया। हाँ, और उसी के बाद आया वो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, जिसने सरकार को बहुत ज्यादा पावर्स दे दी थी, आम नागरिकों के अधिकार छीन लिए थे। और पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडवायर, वो इससे लेकर बहुत सख्त थे। उनको लगता था कि पंजाब तो विद्रोह का गढ़ है और इसे सख्ती से ही दबाना है। तो एक तरफ ये सख्ती थी, दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक उम्मीदें भी थी, जैसे वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। हाँ, 1917 में वो रिफॉर्म्स आए थे जिनसे कुछ हद तक स्वशासन की उम्मीद जगी थी, पर वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। वो नाकाफी थे। और 1916 में वो लखनऊ पैक्ट भी हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर ज्यादा स्वायत्तता की मांग की थी। जी। और एक बहुत बड़ा फैक्टर थे महात्मा गांधी। वो 1915 में भारत लौट चुके थे और उनके आने से स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिल रही थी। अहिंसक सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह। सही। लेकिन ब्रिटिश सरकार, खासकर ओडवायर ऐसे लोग, इस बढ़ते राष्ट्रवाद से घबरा रहे थे। बिल्कुल, उन्हें डर था कि युद्ध के बाद ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की स्पेशल पावर्स हैं, वो खत्म हो जाएंगी, तो कंट्रोल कैसे करेंगे। और शायद इसी डर का नतीजा था वो कानून जिसने आग में घी का काम किया, रॉलेट एक्ट 1919। हाँ, दी एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। बेसिकली ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट वाले ही कड़े प्रावधानों को शांति काल में भी लागू रखने की कोशिश थी। सोचिए, ये कानून सरकार को बिना मुकदमा चलाए, बिना किसी सुनवाई के, किसी को भी सिर्फ शक की बिना पर अनिश्चित काल के लिए जेल में डालने का अधिकार देता था। जी हाँ, न वकील, न दलील, न अपील, ये कहा गया था इसके बारे में। भारतीय सदस्यों ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसका जबरदस्त विरोध किया, पर उनकी सुनी नहीं गई। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो इसके विरोध में काउंसिल से इस्तीफा ही दे दिया था। हाँ, उन्होंने कहा था कि ऐसा कानून पास करने वाली सरकार खुद को सिविलाइज्ड सभ्य कहलाने का हक खो देती है। खासकर तब जब भारत ने युद्ध में इतनी कुर्बानी दी थी। इस कानून को एक बड़े धोखे की तरह देखा गया। पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई और पंजाब में हालात और बिगड़ गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडवायर बहुत सख्ती बरत रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं ये 1857 जैसा कोई बड़ा विद्रोह न बन जाए। तो अप्रैल 1919 आते आते पंजाब में माहौल बहुत गर्म हो चुका था। रेल, टेलीग्राफ जैसी सेवाओं में रुकावटों से ब्रिटिश सरकार और घबरा गई थी। फिर 10 अप्रैल को अमृतसर में क्या हुआ था? अमृतसर में लोग अपने दो बहुत पॉपुलर स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की रिहाई की मांग कर रहे थे। अच्छा, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया था? उन्हें रॉलेट एक्ट के विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने के लिए 9 अप्रैल को गिरफ्तार करके कहीं गुप्त जगह भेज दिया गया था। ओडवायर सरकार उन्हें खतरा मानती थी, तो लोग उनकी रिहाई मांग रहे थे। हाँ, 10 अप्रैल को हजारों लोग शांति से मार्च करते हुए डिप्टी कमिश्नर माइल्स इरविंग के बंगले की तरफ गए, सिर्फ एक ज्ञापन देने
पर उन्हें रोका गया और जब भीड़ ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो सैनिकों ने उन पर गोली चला दी। कई लोग मारे गए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोली और उसके बाद हिंसा भड़क गई। हाँ बिल्कुल। इस फायरिंग के बाद भीड़ गुस्से में हिंसक हो गई, दंगे शुरू हो गए, ब्रिटिश बैंक्स जला दिए गए, टाउन हॉल, टेलीग्राफ दफ्तरों पर हमला हुआ और 5 यूरोपीय लोगों की मौत हो गई। और इसी दौरान वो मिशनरी महिला मार्सेला शेरवुड वाली घटना हुई जी। उन पे भीड़ ने हमला किया था एक गली में। हालांकि उन्हें कुछ स्थानीय दुकानदारों ने ही बचाया था, पर यह घटना बाद में एक बहाना बनी। इस सब का नतीजा क्या हुआ? प्रशासन ने क्या किया? 11 अप्रैल को अमृतसर में अघोषित रूप से, मतलब इफेक्टिवली, मार्शल लॉ जैसा माहौल हो गया। शहर सेना के हवाले कर दिया गया। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा 15 अप्रैल को हुई। और उसी दिन 11 अप्रैल को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर कमान संभालने अमृतसर पहुंचे। हाँ, डायर। वो मार्सेला शेरवुड पर हुए हमले से बेहद गुस्से में थे और आते ही उन्होंने सख्ती दिखानी शुरू कर दी, सभाओं पर पाबंदी लगा दी। और फिर उन्होंने वो कुख्यात रेंगने वाला आदेश दिया, क्रॉलिंग ऑर्डर। बिल्कुल, वो 19 अप्रैल को दिया था। नरसंहार के बाद डायर ने आदेश दिया कि जिस संकरी गली पूचाकुरी छान में शेरवुड पर हमला हुआ था, वहां से गुजरने वाले हर भारतीय को पेट के बल रेंग कर जाना होगा। ये तो हद दर्जे का अपमान था। जी, और उसने इसे जस्टिफाई करते हुए कहा, कुछ भारतीय अपने देवताओं के सामने मुंह के बल लेटते हैं। मैं चाहता था कि वे जाने कि एक ब्रिटिश महिला भी हिंदू देवता जितनी ही पवित्र है और इसलिए उन्हें उसके सामने भी रेंगना होगा। इसके अलावा सरेआम कोड़े मारने के भी आदेश दिए। तो माहौल में डर, गुस्सा, अपमान सब कुछ था। सभाओं पर पाबंदी थी। फिर भी 12 अप्रैल को घोषणा हुई कि अगले दिन 13 अप्रैल को शाम 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक विरोध सभा होगी। हाँ, ये सभा गिरफ्तारियों और रॉलेट एक्ट के विरोध में बुलाई गई थी। लेकिन पाबंदी थी तो क्या लोगों को पता नहीं था? देखिए, 13 अप्रैल बैसाखी का त्योहार भी था, सिखों का बहुत बड़ा पर्व। इस वजह से बहुत सारे लोग, खासकर आसपास के गांवों से, अमृतसर आए हुए थे स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने। अच्छा, तो बाहर से भी लोग आए थे? हाँ, और डायर ने सुबह कर्फ्यू और सभाओं पर पाबंदी की घोषणा तो करवाई थी, लेकिन इसका प्रचार ठीक से नहीं हुआ। कई जगहों पर बस अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और पंजाबी में चलती गाड़ी से पढ़कर सुना दिया गया। बहुत से गांव वालों और तीर्थयात्रियों को इस पाबंदी के बारे में पता ही नहीं था। तो जलियांवाला बाग में क्या हुआ उस शाम? वो जगह कैसी थी? जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर के पास ही है। कोई 6-7 एकड़ का मैदान है, लेकिन चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। अंदर जाने के लिए बस 5 तंग रास्ते थे और उनमें से भी ज्यादातर उस दिन बंद थे या ब्लॉक कर दिए गए थे। तो लोग फंस सकते थे आसानी से? हाँ, निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल था। दोपहर होते होते वहाँ करीब 10,000 से 20,000 लोग जमा हो गए थे। ये सब प्रदर्शनकारी ही थे? नहीं, यही बात है। उनमें बहुत से लोग बैसाखी मनाने आए थे या स्वर्ण मंदिर के दर्शन के बाद वहाँ आराम कर रहे थे। परिवार थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। सभा शांतिपूर्ण चल रही थी। कुछ नेता भाषण दे रहे थे। और फिर जनरल डायर पहुंच गया। यहाँ से बात बहुत सीरियस हो जाती है। शाम करीब 4:30 बजे डायर अपने 50 राइफलधारी सैनिकों के साथ पहुंचा। 25 गोरखा और 25 बलूच सैनिक। उसके साथ 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी थीं जिन पर मशीन गन लगी थी। लेकिन बाग के रास्ते इतने तंग थे कि गाड़ियां अंदर नहीं जा सकी। जी। तो गाड़ियां बाहर ही रह गईं। डायर ने सैनिकों को मुख्य द्वार पर, जो थोड़ा ऊंचा था, तैनात किया। इससे निकलने का रास्ता भी बंद हो गया। क्या उसने भीड़ को कोई चेतावनी दी, हटने को कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई चेतावनी नहीं दी। बिना भीड़ को तितर बितर होने का मौका दिए सीधे भीड़ के सबसे घने हिस्से पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। सीधे गोली चलाने का हुक्म? निहत्थी भीड़ पर? हाँ, सैनिक नीचे खड़ी भीड़ पर गोलियां बरसाने लगे। लोग भागे, दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की, भगदड़ मची। कई लोग बाग के अंदर बने कुएं में कूद गए जान बचाने के लिए। शहीदी कुआं? जी, शहीदी कुआं। सैकड़ों लोग उसमें डूबकर मर गए। ये गोलीबारी कितनी देर चली? करीब 10 मिनट तक लगातार। कुल 1650 राउंड्स फायर किए गए। गोलियां तभी बंद हुई जब सैनिकों का गोला बारूद लगभग खत्म हो गया था। 1650 राउंड्स। क्या डायर ने बाद में बताया कि उसने ऐसा क्यों किया? हाँ, उसने बाद में हंटर कमेटी के सामने माना कि उसका इरादा सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं था, वो अवज्ञा करने वालों को सजा देना चाहता था। वो एक नैतिक प्रभाव, एक मॉरल इफेक्ट पैदा करना चाहता था, ताकि लोग डर जाएं और दोबारा हिम्मत ना करें।
मतलब आतंक फैलाना उसका मकसद था। बिल्कुल। और क्रूरता देखिए, गोलीबारी के बाद वो सैनिकों को लेकर चला गया, घायलों की मदद का कोई इंतजाम नहीं किया, रात भर कर्फ्यू लगा रहा। तो घायल वहीं पड़े रहे बिना मदद के। हाँ, लोग तड़पते रहे, उनके अपने भी कर्फ्यू की वजह से मदद को नहीं आ सके। बहुत से लोग जो शायद बच सकते थे वो रात भर में मर गए। ये तो दिल दहला देने वाली बात है जी। तो ये थी जलियांवाला बाग नरसंहार की वो भयानक कहानी। कैसे एक शांतिपूर्ण जमावड़ा मिनटों में खून खराबे में बदल गया। इसने ब्रिटिश राज के दमनकारी चेहरे को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। आजादी की लड़ाई को एक नई तेजी मिली इसके बाद। हाँ, और इसने ये भी दिखाया कि कैसे दमनकारी कानून जैसे रॉलेट एक्ट और संवाद की कमी, मतलब लैक ऑफ डायलॉग, और ओडवायर और डायर जैसी मानसिकता वो कितनी बड़ी त्रासदियों को जन्म दे सकती है। ये एक सबक है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मानवाधिकार, न्याय और बातचीत का रास्ता ही आगे का रास्ता है। बिल्कुल सही कहा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अलविदा।